मॉर्निंग बच्चों। आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। आप उन क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, उसके बाद में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो हमारे आसपास का वातावरण है, आवरण है, उसमें आपने बहुत सारी वस्तुएं देखी होगी। पेड़ पौधे देखे होंगे, जीव जंतु देखे होंगे। उसके अलावा घर में भी आपने पेन, पेंसिल, कुर्सी, टेबल, हथौड़ा, मटका आदि ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखी होगी। क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा तो सजीव है और कौन सा निर्जीव है? चलो, आज हम सजीव और निर्जीव के बारे में ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सजीव व निर्जीव। आज हम सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सजीव आए कहाँ से, निर्जीव आए कहाँ से। जो हमारा ये पर्यावरण है, इसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं तो ऐसी है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें मानव के द्वारा निर्मित प्राप्त हुई है। तो हमें इतनी सारी वस्तुओं में से पहचानेंगे कैसे कि इनमें से कौन सी तो सजीव है, कौन सी निर्जीव है। सबसे पहले बात करते हैं हम सजीव की। जो सजीव है वो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त वस्तु है उसे सजीव कहते हैं। जैसे कि पेड़ है, पौधा है, जीव है, जंतु है, मानव है, आदि सभी सजीव वस्तुएं हैं। इसके अलावा इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि ये गति करते हैं, श्वसन करते हैं, आदि कुछ विशेषता इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में बात करते हैं निर्जीव की। निर्जीव वस्तु हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का निर्माण किया है, जिन वस्तुओं को बनाया है, उनको निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेंसिल है, रबड़ है, कुर्सी है, इन सब वस्तुओं को मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। इन निर्जीव वस्तुओं को कृत्रिम वस्तुएं भी कहते हैं। कृत्रिम वस्तुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण हुआ है, मानव के द्वारा इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि सजीव और निर्जीव में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो सजीव को सजीव और निर्जीव को निर्जीव परिभाषित करती हैं। ठीक है, अब हम सजीव की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सजीव की हम पहली विशेषता की बात करें तो हम देखते हैं कि सजीव गति करता है। कैसे? जो मानव है वो हमें किससे प्राप्त हुआ है? प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रकृति के द्वारा है, सजीव है। कैसे सजीव है? क्योंकि मानव गति करता है। क्या मानव एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पे जा सकता है? जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह सजीव है और उसमें गति करने की क्रिया पाई जाती है। तो हम देखते हैं सजीव की पहली परिभाषा कौन सी है? गति करने की क्रिया पाई जाती है। अब हम सजीव की दूसरी परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं सजीव में वृद्धि भी पाई जाती है। कैसे? जैसे आज से एक महीने पहले एक बच्चे का जन्म हुआ। आज से एक महीने पहले एक बच्चे का जन्म हुआ। वो छोटा सा था, वो किसी को पहचानता भी नहीं था, ना किसी को जानता था। अब वो आज से देखते हैं, 10 महीने बाद उसको देखते हैं, 6 महीने बाद देखते हैं तो वह खुद खड़ा भी होने लग जाता है, चलना भी लग जाता है। क्यों चलने लग जाता है? क्योंकि उसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्या है? वो सजीव है, अर्थात मानव में वृद्धि भी पाई जाती है। तो सजीव की हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या हुई कि सजीवों में वृद्धि भी पाई जाती है। अब हम सजीव की तीसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं सजीव में श्वसन क्रिया पाई जाती है। कैसे? जैसे एक कुत्ता है। कुत्ता क्या है? एक जंतु है और जंतु किसके द्वारा प्राप्त होता है? प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। एक कुत्ता है, कुत्ते में आप देखना श्वसन क्रिया पाई जा रही है। वो श्वसन कर रहा है इसीलिए जिंदा है। अगर वो श्वसन नहीं करे तो वो जिंदा भी
नहीं होता, अर्थात सजीवों में श्वसन की क्रिया भी पाई जाती है। तो जो सजीव की तीसरी विशेषता है वो क्या हुई कि सजीवों में श्वसन क्रिया भी पाई जाती है। सजीवों में क्या पाई जाती है? श्वसन क्रिया भी पाई जाती है। अब हम इसकी चौथी विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? अगर वह भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो उनमें वृद्धि नहीं होगी, उनका विकास नहीं होगा और अन्य ऐसी क्रियाएं नहीं हो पाएगी जो सजीवों में होती है। अर्थात जब इनमें वृद्धि ऐसी क्रियाएं होगी तभी वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे, उनका विकास होगा तो ही वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अर्थात सजीव की जो चौथी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये भोजन ग्रहण भी करते हैं। सजीवों में भोजन करने की क्रिया भी पाई जाती है। अब हम सजीव की जो पांचवी विशेषता है इसके बारे में बात करते हैं। तो हम पांचवी विशेषता के बारे में देखेंगे तो सजीव में जो प्रजनन क्रिया भी पाई जाती है। प्रजनन क्रिया होती क्या है? प्रजनन क्रिया का मतलब होता है अपने ही समान संतान की उत्पत्ति। अर्थात सजीवों में प्रजनन क्रिया भी पाई जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ सजीव की विशेषताओं के बारे में बात किया, जैसे कि सजीव में गति पाई गई है, सजीव में वृद्धि भी पाई गई है, सजीव के अंतर्गत श्वसन क्रिया भी पाई जाती है, सजीव में भोजन भी पाया जाता है और सजीव में प्रजनन क्रिया भी पाई जाती है। इसके विपरीत हम बात करें निर्जीव की, तो क्या निर्जीव में ये विशेषताएं पाई जाती है? नहीं। निर्जीव में ये विशेषताएं क्यों नहीं पाई जाती है? चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि ये एक क्या है? कॉपी है। ये क्या है? एक कॉपी है। ये सजीव है या निर्जीव है? ये एक निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती है, इसके अंतर्गत गति भी नहीं पाई जाती। जैसे हमने यहाँ पे इसको रख दिया, अब क्या ये अपने आप उठ करके कहीं और जा सकती है? अपने आप से गति कर सकती है? नहीं कर सकती। इसका मतलब इसमें गति नहीं पाई जाती। ना ये भोजन ग्रहण करती, ना इसमें श्वसन क्रिया पाई जाती, ना ही इसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती। अर्थात निर्जीव वस्तुओं में वह गुण नहीं पाए जाते जो सजीवों में पाए जाते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो सजीव वस्तुओं की विपरीत क्रिया करते हैं। जैसे कि आपने एक कुर्सी देखी होगी। कुर्सी आई कहाँ से? कुर्सी का तो निर्माण हुआ है। कुर्सी का जो निर्माण हुआ है वो मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए किया है, अपने दैनिक कार्यों में उपयोग, अपने आराम के लिए किसका निर्माण किया है? कुर्सी का निर्माण किया है। अर्थात जो कुर्सी है ना श्वसन करती है, ना गति करती है, ना प्रजनन क्षमता है और ना ही वृद्धि होती है। जिस आकार में हमने कुर्सी को बनाया है उसी आकार में हम उसको देख सकते हैं। ना तो 10 साल बाद ना 20 साल बाद कभी भी उसमें वृद्धि नहीं होगी। अर्थात कुर्सी क्या है? एक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, चलो हमने ये तो देख लिया सजीव और निर्जीव होते क्या हैं। सजीव और निर्जीव की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। अब हम कुछ वस्तुओं को देखेंगे जिनमें से हम देखेंगे कि कौन से तो उसमें सजीव है और कौन से निर्जीव है। चलो बच्चों, अब हमने सजीव और निर्जीव के बारे में अच्छी तरह जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास एक कुछ चित्र है। आप क्या इनमें से देख के बता सकते हो कि कौन सा तो सजीव है और कौन सा निर्जीव है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी। ये क्या है बच्चों? पेड़। क्या है ये? पेड़ सजीव है या निर्जीव है? पेड़ क्या है? सजीव है। क्यों है सजीव? क्योंकि इसके अंतर्गत श्वसन क्रिया पाई जाती है। आपने सुना होगा ना कि ये ना रात में उल्टी क्रिया करता है। मानव ऑक्सीजन श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उसी तरह पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अर्थात इस पेड़ में क्या पाई जाती है? श्वसन क्रिया पाई जाती है। पेड़ में वृद्धि भी पाई जाती है। छोटा सा पौधा देखा होगा आपने, कुछ समय बाद देखोगे वो इतना बड़ा हो जाएगा, एक दिन विशाल पेड़ के रूप में उसका निर्माण हो जाएगा। अर्थात पेड़ क्या है? एक सजीव है। उसी प्रकार ये क्या है बच्चों?
मोर। क्या है ये? मोर। मोर सजीव है या निर्जीव? सजीव है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वृद्धि पाई जाती है, श्वसन पाया जाता है, गति पाई जाती है, अर्थात सजीव होने की सारी विशेषताओं की यह क्या करता है? पूर्ति करता है, अर्थात यह भी क्या है? एक सजीव है। इसके बाद में हम बात करते हैं ये क्या है बच्चों? गुलाब का फूल। यह भी क्या है? सजीव है, क्योंकि यह भी सजीव होने की सारी विशेषताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखते हैं ये क्या है बच्चों? गिलास। क्या है? गिलास। गिलास सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है। क्यों है निर्जीव ये? क्योंकि इसमें श्वसन भी नहीं पाया जाता, गति भी नहीं पाई जाती, वृद्धि भी नहीं पाई जाती, अर्थात इसका निर्माण तो मानव ने किया है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसके बाद में ये क्या है? हथौड़ा। हथौड़ा सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है। इसका निर्माण भी मानव के द्वारा किया गया है। इसके बाद में ये क्या है बच्चों? मटका। क्या है ये? मटका। मटका सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण भी मानव ने किया है। मटके कौन बनाता है बच्चों? मिट्टी के मटके कौन बनाता है? कुम्हार। अर्थात ये क्या है? निर्जीव वस्तु है। ठीक है, हमने सजीव और निर्जीव के बारे में अच्छी तरह पढ़ा, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो सजीव और निर्जीव से संबंधित है। चलो बच्चों, हमने सजीव और निर्जीव की परिभाषा के बारे में बात कर ली, उनकी विशेषताओं के बारे में बात कर ली। अब हम सजीव और निर्जीव से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से सजीव है? टेबल, गाय, मटका, पेन। निम्न में से कौन सा सजीव है? गाय। गाय क्यों है? क्योंकि ये श्वसन करती है, गति करती है, सजीव होने की सभी विशेषताओं की पूर्ति कर रही है। टेबल, मटका और पेन क्या है? निर्जीव है, मानव द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निर्जीव है? निम्न में से निर्जीव कौन सा है? कुत्ता है, लोमड़ी, कुर्सी, बबूल। कौन सा है निर्जीव? कुर्सी। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण हुआ है, निर्मित वस्तु है। कुत्ता, लोमड़ी और जो बबूल का पेड़ है वो क्या है? सजीव है। अगला क्वेश्चन, सजीव व निर्जीव में एक अंतर बताइए। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। दो सजीवों के नाम बताइए। दो सजीवों के नाम कौन कौन से हैं? एक हो गया हाथी, एक हो गया शेर, और हमारे पेड़ पौधों में हम देखें तो एक हो गया नीम का पेड़, एक हो गया बरगद का पेड़। ठीक है बच्चों, अब आपको सजीव और निर्जीव से संबंधित सभी जो प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन हो गया। सजीव और निर्जीव आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, आपको सजीव और निर्जीव अच्छी तरह समझ में आ गया? ठीक है, आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा? सजीव और निर्जीव की परिभाषा पढ़ी, सजीव निर्जीव के बारे विशेषताएं पढ़ी, उनमें अंतर देखे, सजीव के कुछ लक्षण देखे, यहाँ तक कि हमने चार्ट के माध्यम से भी कुछ उदाहरणों के द्वारा सजीव और निर्जीव को अच्छी तरह स्पष्ट किया है। अब सभी बच्चे घर से सजीव और निर्जीव से संबंधित अपने आसपास के वातावरण में से 10-10 वस्तुओं का अवलोकन करना और सजीव और निर्जीव से संबंधित 10-10 उदाहरण लिख करके लाना है।